Welcome back to the part 2 of lecture of प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें हमने डिस्कस करना है फंक्शंस को और टेक्निक्स को। इसको सेपरेट इसलिए रखा था ताकि आपको इजी हो जाए अंडरस्टैंडिंग और आप इसको इजीली जो है वो लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। फंक्शंस या टेक्निक्स का कंबाइन भी क्वेश्चन आ सकता है 2+2 मार्क्स करके, या 4 मार्क्स का भी आ सकता है सेपरेटली। इसमें शॉर्ट भी मल्टीपल बहुत सारे बनते हैं, सो दैट्स वाई इट्स बेटर कि आप इसको सेपरेटली सुने ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहे और आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर एज यूजुअल एज पर रूटीन हम ऐसा ही करेंगे कि पहले ओवरव्यू डिस्कस करेंगे, फिर पॉइंट्स को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, एंड इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर इंशाल्लाह ताला। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। ये हमारे पास हेडिंग्स हैं फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जिसमें पहली आपका जो मतलब पॉइंट तो है ही, लेकिन सब हेडिंग बनेगी एज अ सेमी पोरस बैरियर, फिर सेल बाउंड्री, सेलेक्टिवली परमेएबल एंड ऑर्गेनेलिज मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद टेक्निक्स आती हैं। अब टेक्निक्स की मैंने सब हेडिंग्स इसलिए नहीं लिखी क्योंकि वो 9 टेक्निक्स हैं और सबसे पहले ही उनका जो है ना नाम अंदर मेंशन किया गया है, तो वो आप वहीं से जो है ना लिख सकते हैं। जैसे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, सबसे पहले तो TEM आप लिख सकते हैं। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो आप SEM लिख सकती हैं। कौन फोकल माइक्रोस्कोपी है, आप वो सब पॉइंट लिख सकते हैं। यानी इसीलिए मैंने फिर टेक्निक्स की सब हेडिंग्स नहीं लिखी, क्योंकि ये बुक से आपको समझानी थी कि आपने कैसे ये मैनेज करनी है। सो दैट वाज अबाउट द ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द ईच ऑफ पॉइंट इन डिटेल। अच्छा जी, तो यहाँ पे स्क्रीन पे जैसे कि आपको मैंने शेयर किया था कि पहला पॉइंट हमारा क्या है, एज अ सेमी पोरस बैरियर। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो एज अ सेमी पोरस बैरियर के तौर पे काम करती है टू आउटसाइड एनवायरनमेंट। इसका रीज़न क्या है वो हम पीछे ही स्ट्रक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि सेमी पोरस बैरियर हम इसलिए कहते हैं कि इसमें मल्टीपल प्रोटीन्स मौजूद हैं, चाहे चैनल प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन है, इंटेग्रल प्रोटीन है, कि वो ट्रांसपोर्ट को मेंटेन करती हैं। सो दैट्स वाई हम कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये रिजिड और हार्ड स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि ये काफ़ी फ्लूइड और सॉफ्ट सा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मल्टीपल प्रोटीन्स मौजूद हैं। दैट्स वाई हमने कहा कि ये सेमी पोरस बैरियर के तौर पे काम करती है। फिर उसके बाद नंबर 2 हमारे पास था सेल बाउंड्री, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज अ सेल बाउंड्री काम करती है दैट होल्ड्स द सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स टुगेदर। यानी सेल के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट बोलते हैं कंपोनेंट को, पार्ट को, ठीक है, जैसे ऑर्गेनेलिज वगैरह इसमें मौजूद होते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, नंबर 3 हमने बात की कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे काम करती है। तो यहाँ पे आपने नंबर 3 हेडिंग ऐड करनी है एज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, क्योंकि अक्सर कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट एज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जस्टिफाई, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन शोज सेलेक्टिव परमिएबल एबिलिटी, कमेंट ऑन इट। इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं कॉन्सेप्चुअल, तो फिर आपने आंसर यहीं से इसका अटैम्प्ट करना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ना, ये परमिएबल है स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स के लिए। ये अलाउ करती है स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स और एसेंशियल एलिमेंट्स को वो ईजिली पास हो जाएं और वेस्ट मटेरियल को कि वो यहाँ से लीव कर सकते हैं। इस एबिलिटी को, यानी द एबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू अलाउ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट and restrict most of the molecules is known as selective permeable ability of plasma membrane। ठीक है, और फिर आप डिटेल बता सकते हैं कि जिसमें न्यूट्रिएंट्स की इनटेक होती है, वेस्ट को रिमूव किया जाता है। और दो तरह के मॉलिक्यूल्स हमारे पास, स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर है, दैट कैन ईजिली पास थ्रू इट। और फिर जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होती हैं, सो ये लार्ज मॉलिक्यूल लाइक अमीनो एसिड हो गया, शुगर्स हो गए, तो ये रेगुलेट किए जाते हैं। रेगुलेट मतलब जब ज़रूरत होगी तो इनकी इनटेक की जाएगी, अदरवाइज़ इनकी इनटेक नहीं की जाएगी। यानी चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा कि ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है तो फिर इनटेक कर लिए इन चीज़ों की, नहीं है तो फिर इनको इनटेक नहीं करना। इसको बोलते हैं कि केयरफुली रेगुलेट किया है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट हमारे पास बनता है ऑर्गेनेलिज मेम्ब्रेन। तो हम ये कहते हैं कि जो यूकेरियोटिक सेल्स हैं, जिनमें हम कहते हैं कि जैसे सेल के लिए आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसी तरह साइटोप्लाज्म में तो मल्टीपल ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं। तो हर एक ऑर्गेनेली की अपनी एक मेम्ब्रेन होती है जिसका स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, यानी वो भी लिपिड बाइलर प्रोटीन्स की बनी होती है,
ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जैसे हर एक ऑर्गेनेली की अपनी मेम्ब्रेन है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और फिर उसके बाद हम कहते हैं कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल को भी मेंटेन करती है इन और आउट ऑफ द ऑर्गेनेली, क्योंकि वहाँ पर इसको रखने का मकसद ही यही था। तो ये हमारे पास पॉइंट्स बनते हैं फंक्शंस की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कोई से भी 2 फंक्शन 3 फंक्शन आपसे पूछे जा सकते हैं एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन एक चीज़ ख्याल रखनी है कि ये जो मैंने आपको डाटा समझाया एज अ सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने याद रखना है। इस हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये इसकी, या इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सेकंड जो लास्ट पार्ट है इस टॉपिक का और इस लेक्चर का, वो हमारे पास बनता है जी टेक्निक्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इनकी सब हेडिंग्स मैंने आपसे कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि आपने ऐसे ही बना लेनी है। जैसे ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, तो आप इसको इंटरेस्टिंग करने के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं TEM, ठीक है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, आप इसको इंटरेस्टिंग करने के लिए लिख सकते हैं SEM, और डिटेल नीचे लिखेंगे सब हेडिंग के बाद। कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी एज इट इज़ आ जाएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी, तो आप लिख सकते हैं TIRFM, ठीक है। इसी तरह एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, तो आप लिख सकते हैं AFM। इसी तरह एक्सरेज क्रिस्टलोग्राफी है, तो वो एज इट इज़ आ जाएगा नाम। लिपिडोमिक्स है, एज इट इज़ आ जाएगा नाम। और फिर उसके बाद हमारे पास है फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग, यानी इसके लिए आप लिख सकते हैं फ्लोरेसेंट रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। तो ये आप इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन बेटर आइडिया ये चीज़ है कि आप ये अपने पास एब्रीविएशन ज़रूर लिख के रखें, और इनकी जो है ना हेडिंग इस तरह से आप बना लें, क्योंकि इन शॉर्ट आ जाएगी, शॉर्ट सी हेडिंग आ जाएगी, लेकिन डिटेल जो है ना आपने इसका नाम लाजमी लिखना है, ठीक है। लाइक TEM आपने सब हेडिंग डाली, तो आपने क्या लिखा कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फलां फंक्शन के लिए यूज़ होती है। तो ये थी इनकी सब हेडिंग्स, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी डिटेल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है लिपिड बाइलेयर का और एसोसिएटेड प्रोटीन्स का। इसका मकसद क्या है, इसमें क्या होता है? ट्रांसमिशन नाम से ज़ाहिर है कि इलेक्ट्रॉन को बेसिकली ना इसके ऊपर फॉल करवाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से मेम्ब्रेन से लग के ट्रांसमिट होता है। ट्रांसमिट बैक होकर आएगा जब स्क्रीन के ऊपर, तो आपको यहाँ पर एक इमेज फॉर्मेशन कर देगा, जिससे आपको डिटेल स्ट्रक्चर पता चल जाएगा लिपिड बाइलेयर, और उसके अंदर मौजूद जितनी भी प्रोटीन्स होंगी तो आपको पता चल जाएगा इस हवाले से। इसलिए हम बोलते हैं इसको ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट है हमारे पास स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टोटली एक डिफरेंट टाइप की माइक्रोस्कोप होती है, जिसका मकसद ये है कि उसने सरफेस टोपोलॉजी प्रोवाइड करनी। टोपोलॉजी के क्या मतलब है? टोपोलॉजी है वर्ड टॉप से, ठीक है, टॉप यानी कि सरफेस के ऊपर, और लॉजी का मतलब है रीजनिंग, यानी ये आपको बताएगी कि अगर ये प्लाज्मा ब्रेन है तो इसका ये जो सरफेस है यहाँ पर क्या चीज़ मौजूद है। इस सरफेस के ऊपर हमने कहा कि ये यहाँ पर क्या मौजूद है, यहाँ पर क्या चीज़ मौजूद है। अगर ग्लाइकोप्रोटीन है, फॉर एग्जांपल अगर जहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन है तो उसकी क्या कंपोजिशन है, क्या क्या चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल जहाँ पर अगर कोई प्रोटीन है तो उसका क्या फंक्शन है। फॉर एग्जांपल जहाँ पे कोई और चीज़ मौजूद है तो उसका क्या फंक्शन है, कोई रिसेप्टर वगैरह। तो ये टोपोलॉजी, टोपोलॉजी कहते हैं सरफेस की स्टडी को, सरफेस स्ट्रक्चर की स्टडी को। तो ये आपको टोपोलॉजी प्रोवाइड करती है, यानी सरफेस की स्टडी प्रोवाइड करेगी। फिर कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी, ये यूज़ करती है लेज़र स्कैनिंग को और फ्लोरेसेंस को, ताकि ये शार्प डिटेल्ड इमेज क्रिएट कर सके। अब स्कैनिंग या हम कहते हैं कि फ्लोरेसेंस का क्या मतलब है। कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्कैनिंग के लिए, फ्लोरेसेंस के लिए, टू क्रिएट शार्प डिटेल्ड इमेज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका रीज़न ये है कि जहाँ पर आप एक फ्लोरेसेंस यानी कि ख़ास किस्म की वेवलेंथ यूज़ करते हैं, जिसका आप कहते हैं कि ख़ास कलर होता है। ये कलर जाता है सीधा जो है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर। फॉर एग्जांपल कि ये मशीन थी, यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो है ना ये सरफेस है, इसके ऊपर इस एक पॉइंट पर, ठीक है, इस एक पॉइंट पर जो है ना यहाँ पर सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना इस पॉइंट पर कॉन्फोकल प्रोवाइड कर रही है। अब कॉन्फोकल है आई के फोकस पॉइंट से, यानी वो एक ही होता है, सिंगल है, कि सिर्फ और सिर्फ आपको पता चलेगा यहाँ से कि इस एक पॉइंट पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे क्या मौजूद है, वो क्या फंक्शन कर सकता है। तो ये डिटेल्ड इमेज आपको मिलता है, बट विद द हेल्प ऑफ फ्लोरेसेंस, यानी एक बीम जाएगी लाइट की, एक ख़ास वेवलेंथ की होगी, वो यहाँ पे जब पड़ेगी तो ख़ास किस्म का आपको जो है ना एक जब रिफ्लेक्शन के बाद आएगी तो फिर आपको
एक ही पॉइंट के हवाले से डिटेल पता चलेगी, इसको आप कॉन्फोकल कहते हैं। जैसे आई का फोकल पॉइंट एक ही होता है ना, कि सारी लाइट कन्वर्ज होकर आँख के अंदर बिल्कुल सेंटर में एक ही जगह कन्वर्ज होती है, तो आपको इमेज फॉर्मेशन होती है, आपको नज़र आता है कि आगे क्या चीज़ है, उसका कलर क्या है, वो उसका शेप वगैरह क्या है। तो बिल्कुल वैसे कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी में एक ही स्पेसिफिक वेवलेंथ जो होती है वो जाती है और उससे डिटेल्ड इमेज आता है, जो कि ईज़िली आपको बता सकता है कि जो स्ट्रक्चर आपने देखा था इस पॉइंट पर वो क्या है, ठीक है। इस वजह से इसको कॉन्फोकल कहते हैं। फिर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन माइक्रोस्कोपी। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी में बेटा आपने याद रखना है कि उसने कहा इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि ये सेल था हमारे पास और अंदर मल्टीपल ऑर्गेनेलीज वगैरह मौजूद हैं। तो हमें ये पता चले कि यहाँ पर इसका मकसद क्या है। इसका मकसद ये है कि अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जो साइटोस्केलेटन की फाइबर्स थी वो किस तरह से अरेंज है, उन्होंने किस तरह से इसको एक सपोर्ट प्रोवाइड की हुई है, या अंदर की जो सेलुलर कंपोनेंट्स हैं, मल्टीपल ऑर्गेनेलीज हैं, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ अरेंज हैं। तो ये आपको पता चलता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी से। और फ्लोरेसेंस से अगेन याद रखने की ख़ास किस्म की वेवलेंथ यूज़ की जाएगी। जो एक लाइट होगी वो येलो हो सकती है, रेड हो सकती है, ग्रीन हो सकती है, ब्लू हो सकती है, ठीक है। ये 4 तरह की नॉर्मली यूज़ की जाती हैं, लेकिन डिपेंड करेगा कि कौन सी रिक्वायरमेंट है। तो उस रिक्वायरमेंट की बेस पर जो है ना वेवलेंथ ऑफ लाइट को सिलेक्ट किया जाता है। तो फ्लोरेसेंस हो गया और वो अंदर जाएगी, इन पॉइंट पर रिफ्लेक्ट होगी और वापस आएगी। तो वापस आने के बाद जो है ना उस इमेज फॉर्मेशन करेगी, तो आपको पता चल जाएगा कि साइटोस्केलेटन की फाइबर किस तरह से अरेंज हैं, कैसे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करी है, या अंदर की जो ऑर्गेनेली के साथ वो टकराई है वो क्या था, वो किस तरह से अरेंज हुआ है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। ये टोपोग्राफिकल इमेज प्रोवाइड करती है हाई रेजोल्यूशन पे। वही बात हो गई। एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी क्या है कि सिर्फ आप सिंगल पॉइंट की बात कर रहे हैं। लेट्स से कि यहाँ पे आई लाइट और जहाँ से रिफ्लेक्ट होकर चली गई यहाँ स्क्रीन पर, और इस जगह पर आपको मिल गया एक इमेज जो आपको बताएगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या चीज़ मौजूद थी। तो जो सरफेस के ऊपर क्या चीज़ मौजूद है, इस चीज़ के लिए आप एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी को यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद एक्सरेज क्रिस्टलोग्राफी। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रोवाइड करती है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल ये मेम्ब्रेन जिसके ऊपर ये प्रोटीन है, इसके ऊपर अगर एक्सरे आएगी तो एक्सरे बताएगी कि जब रिफ्लेक्ट होने के बाद वो इमेज देगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस किस्म की प्रोटीन थी, ग्लाइकोप्रोटीन थी, इंटेग्रल प्रोटीन थी, चैनल प्रोटीन थी, कैरियर प्रोटीन थी, क्या चीज़ थी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है लिपिडोमिक्स। अच्छा, ओमिक्स एक ऐसी ब्रांच होती है बायोटेक्नोलॉजी की जो आपको डिटेल्ड स्ट्रक्चर की स्टडी प्रोवाइड करती है अबाउट अ पर्टिकुलर जो है ना मॉलिक्यूल। यानी लिपिडोमिक्स के मतलब क्या हो गया, लिपिड्स की डिटेल स्टडी, ठीक है। लिपिडोमिक्स का मतलब वर्ड लिपिड है, ओमिक्स हो गया टेक्नोलॉजी, मतलब जो डिटेल में आपको स्टडी प्रोवाइड कर रही है। तो लिपिडोमिक्स ये है। इसी तरह प्रोटियोमिक्स होती है, जीनोमिक्स होती है। तो प्रोटियोमिक्स प्रोटीन की स्टडी, जीनोमिक जीन की स्टडी। सो यहाँ पे हम लिपिडोमिक्स की बात कर रहे हैं कि ये आपको कम्प्रीहेंसिव एनालिसिस प्रोवाइड करती है लिपिड्स की, और ये किस टेक्निक को फर्दर यूज़ करते हैं। यानी इस ब्रांच के अंदर ये लिपिडोमिक्स जो है ना, ये एक ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी की, जहाँ पर डिटेल स्टडी आपको मिलती है लिपिड्स की। और ये आपको क्या बताता है फर्दर, ये मैस स्पेक्ट्रोमीट्री को यूज़ करके, यानी मैस को यूज़ करके आपको बताएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो फलां पॉइंट है जहाँ पर आप इसको अप्लाई कर रही हैं वहाँ कितना लिपिड बाइलेयर का मैस है, वो क्या स्ट्रक्चर है, या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट पॉइंट आता है, लास्ट टेक्निक है फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। अच्छा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ये हमारे पास जो है मेम्ब्रेन का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल तो हमने कहा कि ये हमारे पास जो ना एक क्रॉस सेक्शन है मेम्ब्रेन का। अब होता ये है कि ये जो पूरी की पूरी एक है ना टेक्निक है, इसमें होता क्या है कि सबसे पहले लेज़र लाइट को यूज़ करके और एक टारगेट पॉइंट पर अप्लाई किया जाता है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अब ये जो पॉइंट है यहाँ पर लाइट को यूज़ करके, लेज़र को यूज़ करके और ब्लीचिंग कर दी गई है। अब ब्लीचिंग होने की वजह से इस एक टारगेट पॉइंट पर आपको कोई कलर शो नहीं होगा, ये ट्रांसपेरेंट होगा। यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको करने के बाद वो आपको कुछ इस किस्म की जो है ना नज़र आएगी, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना आपको इस तरह की नज़र आएगी। अब ये वो वाला पार्ट है जो कि फ़ोटो ब्लीच हो चुका है, यानी ट्रांसपेरेंट हो चुका है। आसपास वही कलर रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो कि ओरिजिनली उसका कलर है, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ना वो ब्लीच हो जाएगा।
अब ये ब्लीच हो गया। यहाँ पे देखना ये था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन डायनामिक नेचर कैसे शो करती है। जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायनामिक नेचर होती है, वो फंक्शंस वगैरह परफॉर्म करवाती है या ट्रांसपोर्ट करवाती है। तो ये चीज़ देखनी थी कि कैसे। अब आपने सबसे पहले लेज़र बीम को यूज़ करके और उसको इस तरह से अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद एक ख़ास किस्म का एरिया ट्रांसपेरेंट हो गया। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्योंकि आहिस्ता-आहिस्ता मूव करती है, तो ये थोड़े टाइम पीरियड के बाद ये एरिया आपको यहाँ नज़र आएगा इस पॉइंट पर, थोड़े टाइम पीरियड के बाद ये एरिया आपको यहाँ नज़र आएगा इस पॉइंट पर। इसी तरह से मूव करते-करते आप देखेंगे कि थोड़े टाइम पीरियड तक ये कहीं और मूव कर चुका होगा। तो ये चीज़ पता चलती है बेसिकली कि ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये डायनामिक नेचर शो करती है इसी तरह से, ठीक है। कि पहले आपने क्या किया, लेज़र के थ्रू उसको ब्लीच कर दिया, फिर इस एरिया को ऑब्जर्व किया, तो आहिस्ता-आहिस्ता ज़ाहिर-सी बात है मूवमेंट तो करेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्योंकि उसने ट्रांसपोर्ट वगैरह करानी है। तो यही एरिया कभी एक पॉइंट पर, कभी दूसरे पॉइंट पर आपको नज़र आएगा, जहाँ से ये साबित हो जाएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये लिपिड नेचर को शो करती है। तो यही उसने कहा है कि इट इज़ यूज्ड टू स्टडी द मोबिलिटी एंड डायनामिक नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटीन और लिपिड्स। और ये फ्लोरेसेंटली लेबल्ड होती है। ये लेज़र के थ्रू आप इसको ब्लीच करते हैं, फिर रिकवरी को आप इजीली देखते हैं विद अनब्लीच्ड मॉलिक्यूल मूव इनटू द एरिया। क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेन तो खुद मूव करी आहिस्ता आहिस्ता, तो वो ब्लीच वाला एरिया आगे चला जाएगा ट्रांसपेरेंट, और बाकी एरिया पीछे आ जाएगा। तो ये डायनामिक नेचर ऑफ मोबिलिटी को शो करती है। दैट वाज अबाउट द टॉपिक ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेक्चर के पार्ट 1 के अंदर हमने स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस किया था, उसका अलग से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। और लेक्चर के पार्ट 2 के अंदर हमने डिस्कस किया है फंक्शन और टेक्निक्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, गिव द फंक्शंस एंड टेक्निक्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और या डिस्क्राइब या राइट इन डिटेल द स्ट्रक्चर, द फंक्शन एंड टेक्निक्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपके ये कम्बिनेशन जो है वो टोटल या तो 4 मार्क्स का आ सकता है, यानी 2 नंबर का ये आ सकता है, 2 नंबर की ये आ सकती हैं, या फिर 2+2 का भी कम्बिनेशन आ सकता है। तो बात वही है कि 4 नंबर का आपका लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। तो इस टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के 2 हिस्से हैं, एक है इसका स्ट्रक्चर और दूसरे हिस्से में फर्दर फिर आगे 2 चीज़ें हैं, फंक्शन और टेक्निक्स। तो इसी हवाले से आपने प्रिपेयर करना है। लेक्चर भी आपके साथ इसी हवाले से शेयर किया गया था ताकि आपको इसकी अच्छी समझ आए। और इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन यू में ऑल्सो आस्क, आप पूछ सकते हैं इस हवाले से। और शॉर्ट क्वेश्चन मल्टीपल इसमें से बन सकते हैं, एमसीक्यूज़ के हवाले से भी मल्टीपल पॉइंट्स हैं जो आपके साथ साथ शेयर किए हैं। सो टिल द नेक्स्ट lecture, till the next video lecture, wish you all the very best and very good luck to the channel of BioKids. Stay tuned. Allah Hafiz.